हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने 5 तक के प्रश्न कर लिए थे 10.4 के। और अब हम 6 का क्वेश्चन देखते हैं। देखो 6 का क्वेश्चन है कि दिया गया है कि ए डॉट बी है वो 0 के बराबर है और ए क्रॉस बी भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो सदिश ए तथा बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यानी अगर अपने को दिया गया है इसके अंदर कि ए डॉट बी जो है यानी दो सदिशों का अदिश गुणनफल है वो भी 0 है और उनका जो सदिश गुणनफल है वो भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो आप ए और बी के बारे में क्या कह सकते हैं कि ए और बी क्या है। ए और बी क्या दोनों शून्य सदिश है या दोनों में से एक शून्य सदिश है या दोनों शून्य सदिश है नहीं। तो देखो यदि दो सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होता है इसका मतलब आप सीधा सीधा भी ये कह सकते हैं कि दोनों में तो एक शून्य सदिश है। अगर सदिश गुणनफल 0 होता है इसका मतलब भी ये है कि दोनों में से क्या होगा, एक इनमें से जरूर शून्य होगा, नहीं तो इनका गुणनफल शून्य नहीं हो सकता। फिर आप ये बोलोगे दोनों हो सकते हैं, देखो दोनों को आना जरूरी नहीं है। अगर इन दोनों में से एक भी शून्य सदिश हो गया ना, चाहे वो ए हो चाहे बी हो, तो ये क्या हो जाएगा, शून्य सदिश। अगर इसको अपन सरल भी करें थोड़ा बहुत, तो देखो जैसे अपन बात करें कि एक तो ए डॉट बी इसका स्क्वायर और दूसरा है ए क्रॉस बी, इन दोनों का स्क्वायर क्या आएगा अपने पास। तो इन दोनों का जो स्क्वायर आएगा तो देखो ये क्या हो जाएगा, ए के परिमाण का स्क्वायर और ये हो जाएगा बी के परिमाण का स्क्वायर और क्या हो जाएगा, डॉट है तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या आएगा, ए के परिमाण का स्क्वायर, भाई स्क्वायर भी है, ए क्रॉस भी क्या होगा, ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा एन कैप वर्ग लगा हुआ है तो ए के परिमाण का स्क्वायर, उसके बाद में बी के परिमाण का स्क्वायर और उसके बाद में साइन स्क्वायर थीटा और एन कैप का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, ए के परिमाण का स्क्वायर और बी के परिमाण का स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस एन कैप का स्क्वायर एक हो जाएगा क्योंकि एन कैप क्या इकाई सदिश और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान भी एक हो जाएगा। तो इसको सरल करने पे आ रहा है आपके पास ए के परिमाण का स्क्वायर और बी के परिमाण का स्क्वायर। देखो किसका मान है ये मान आपके पास आया है किसका, ए डॉट बी इसका स्क्वायर और प्लस ए क्रॉस बी इसका स्क्वायर। और आप जानते हैं आपको दिया गया है कि ए डॉट बी भी क्या है, 0 और ये भी क्या है, 0। तो आप ये कह सकते हैं कि ए के परिमाण का स्क्वायर और बी के परिमाण का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है, ये तो आपको दिया गया है कि दोनों किसके बराबर हैं, 0 के बराबर। अब देखो ये भी एक अदिश राशि है और ये भी क्या है, एक अदिश राशि है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि x इंटू वाई का मान कितना है, 0, तो इससे आप क्या कहोगे कि दो संख्याओं का ये संख्यात्मक मान ही तो है अदिश राशि, कोई परिमाण जो होता है वो क्या होता है, संख्यात्मक मान है। अब आपसे बोला जाए कि x इंटू वाई है वो 0 है, इसका क्या मतलब है, तो 0 तो एक ही कंडीशन में हो सकता है जब इन दोनों में से क्या हो, एक 0 हो। तो यहाँ भी अगर ए के परिमाण का वर्ग और बी के परिमाण का वर्ग 0 के बराबर है या दोनों पक्षों का वर्गमूल हम करें, ए का परिमाण बी का परिमाण किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर, तो आप क्या कहोगे कि या तो ये 0 है और या फिर ये 0 है। और परिमाण 0 कब होता है, जब वो शून्य सदिश हो, जब वो क्या हो, शून्य सदिश। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अतः इस निष्कर्ष से, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि ए सदिश तथा बी सदिश दोनों सदिशों में से एक सदिश निश्चित रूप से क्या है, शून्य सदिश है। और आप सीधा भी कह सकते हो कि ए डॉट भी 0 दे रखा है और ए क्रॉस भी आपको 0 दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से क्या एक शून्य सदिश है। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है, तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि इन दोनों में से क्या है, एक सदिश जो है वो एक शून्य सदिश है। देखो भैया अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि ए सदिश बी सदिश और सी सदिश क्रम से ये हों। देखो ए सदिश आपको दिया गया है a1 आई कैप प्लस का a2 जे कैप प्लस का a3 के कैप और बी सदिश आपको दिया गया है b1 b2 और b3, b1 आई कैप प्लस का b2 जे कैप और प्लस का b3 के कैप और सी सदिश आपको दिया गया है c1 आई कैप प्लस का C2 जे कैप प्लस का C3 के कैप।
और आपको इसमें सिद्ध क्या करना है, दर्शाइए या सिद्ध कीजिए की बात है। सिद्ध कीजिए ए क्रॉस बी प्लस सी, ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी और प्लस का ए क्रॉस सी। ये वितरण नियम है। ये क्या है, वितरण नियम। और वितरण नियम का जो पालन है वो सदिश गुणा भी करता है और अदिश गुणा भी, दोनों करता है। लेकिन यहाँ अपने को सिद्ध करना है, तो ये कौन सा नियम है उससे मतलब नहीं, अपने को तो ये सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले हम लेते हैं इसकी LHS और फिर निकालेंगे अपन इसकी RHS। और LHS और RHS को हम देखेंगे कि ये बराबर है या नहीं। करना कुछ नहीं है, सिर्फ सदिशों को जोड़ना आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ B प्लस सी है तो दो सदिशों को आपको जोड़ना आना चाहिए। यहाँ आप सदिश गुणा लगा रखा है, सदिश गुणा आपको आता है सबको। तो देखो पहले हम लेते हैं इसकी LHS। तो LHS क्या है, LHS है A क्रॉस B वेक्टर प्लस का C वेक्टर। तो देखो पहले अपन निकालते हैं B प्लस सी। तो B प्लस सी क्या होगा, B सदिश क्या है, B1 आई कैप प्लस का B2 जे कैप प्लस का B3 के कैप प्लस C। और C क्या है आपके पास, C1 आई कैप प्लस का C2 जे कैप और प्लस का C3 के कैप। अगर दो सदिशों को आप जोड़ेंगे, ये 10.1 से कर रहे हैं अपन, तो B सदिश प्लस का C सदिश। देखो इन दोनों पदों से आई कैप कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, B1 प्लस का C1 इंटू आई कैप। इसी प्रकार से इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, जे कैप। तो क्या बचेगा यहाँ पर, B2 प्लस का C2 इंटू जे कैप। और इनसे क्या आ रहा है, के कैप कॉमन आ रहा है, तो क्या आएगा B3 प्लस का C3 इंटू के कैप। तो ये आपके पास क्या आ गया, B प्लस सी। आपको ज्ञात करना है A क्रॉस B प्लस सी। ठीक है, तो देखो ये सदिश गुणा है, B प्लस सी आपने निकाल लिया, सदिश गुणा है। सदिश गुणा किससे निकालते हैं अपन, सारणिक की सहायता से। तो सारणिक की जो पहली पंक्ति होगी वो क्या होगी, आई कैप, जे कैप और के कैप। ये तो पहली पंक्ति होगी। उसके बाद में दूसरी पंक्ति, तो ये दो सदिश हैं, एक तो A सदिश है, दूसरा B प्लस सी है। तो पहले किसके अदिश घटक आएंगे, A के अदिश घटक। तो A के अदिश घटक क्या है, A1 B1 और C1। A1 B1 C1 नहीं है, A के जो अदिश घटक हैं वो A1 A2 और A3 है, A1 A2 और A3। फिर आएंगे B प्लस सी के अदिश घटक। तो B प्लस सी अभी अपन ने निकाला है, तो B प्लस सी के जो अदिश घटक होंगे वो क्या होंगे, B1 प्लस C1, B2 प्लस C2, B3 प्लस C3। तो इसकी तीसरी पंक्ति हो जाएगी B1 प्लस C1, B2 प्लस का C2 और B3 प्लस का C3। अब देखो अगर आप इसको सरल करोगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा आपको। भाई आप इसका प्रसार करेंगे तो आपकी LHS होगी, फिर RHS में भी आप A क्रॉस भी निकालोगे तो ये भी सदिश गुणा है, ये भी किससे होगा, सारणी का प्रसार करने से होगा। फिर A क्रॉस C निकालोगे, वहाँ भी सारणी का प्रसार करना पड़ेगा। फिर इन दोनों को जोड़ोगे तो ये बहुत बड़ा प्रश्न हो जाएगा। तो देखो अगर आप सारणी का आपने नहीं पढ़ी अभी तक, सारणी के जब आप गुणधर्म पढ़ोगे, बाकी ऐसा जरूरी नहीं कि सारणी के गुणधर्म आए तो ही आप इसको कर सकते हो। मैंने कहा कि बड़ा हो जाएगा अगर आप इसका प्रसार करोगे। तो एक तो इसका प्रसार आपको करना पड़ेगा, दूसरा जब आप LHS का काम कंप्लीट हो जाएगा प्रसार करते ही, दूसरा जब आप इसकी RHS लोगे तो RHS के अंदर A क्रॉस भी निकालोगे, ये एक सारणिक से निकलेगा, प्रसार करना पड़ेगा। फिर A क्रॉस C निकालेंगे, वो भी सारणिक से, और इसका प्रसार, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा प्रश्न। तो इससे अच्छा अगर आपको सारणी का, देखो अभी नहीं पता आपको, अगर सारणी की प्रॉपर्टीज आपको पता होती तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है। सारणी की प्रॉपर्टी, सारणी की सहायता से सारणी के कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे आप इसके अंदर, जब 4th एक्सरसाइज आप पढ़ोगे तो सारणी के गुणधर्म से, गुणधर्म क्या है, गुणधर्म तो बहुत है उसके अंदर, लेकिन यहाँ पर जो काम आ रहा है वो गुणधर्म आपको बता देता हूँ कि सारणी का कोई भी एक पंक्ति अगर दो अवयवों के योगफल के रूप में व्यक्त की गई है, जैसे सारणी की जो तीसरी पंक्ति है उसमें B1 प्लस C1 है, B2 प्लस C2 है, B3 प्लस C3 है, तो इनको दो अलग अलग सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, कोई भी एक पंक्ति, चाहे वो पहली पंक्ति है, चाहे दूसरी है, चाहे वो तीसरी है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि आई कैप पूरा वैसा का वैसा आ जाएगा, बाकी तो आई कैप, जे कैप और के कैप, फिर A1 A2 और A3। अब यहाँ दो दो का योगफल आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, दो दो का योगफल, तो इसको दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है कि पहली सारणिक में पहले अवयव आ जाएंगे, यानी पहला अवयव यहाँ पे क्या है, देखो पहला अवयव क्या है B1, तो B1, दूसरा अवयव यहाँ पे क्या है B2, तो ये B2, तीसरा अवयव क्या है B3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा B3। ये पहली सारणिक प्लस दूसरी सारणिक क्या होगी, बाकी तो सारे वैसे के वैसे आई कैप, जे कैप और के कैप, और दूसरी पंक्ति भी वैसी की वैसी A1 A2 और A3।
यहाँ पे आपने पहला अवयव लिया था, यहाँ पे आप कौन सा लेंगे, दूसरा अवयव लेंगे। तो दूसरा अवयव क्या है, C1 C2 और C3। तो C1 C2 और C3। तो इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है ये सारणिक के गुणधर्म। जो फोर्थ एक्सरसाइज में बहुत सिंपल सा है, इसको बार बार आप काम में लोगे, यहाँ आपके लिए नया है। तो ये तो हो गई आपकी LHS, यानी LHS में जो दिया गया था उसको आपने सरल कर लिया। LHS में क्या दिया गया था अपने को, LHS में दिया गया था कि A क्रॉस B प्लस C। LHS क्या था, A क्रॉस B प्लस C। तो पहले अपन ने B प्लस C ज्ञात किया, और B प्लस C ज्ञात करने के बाद में उसको A से क्या किया अपन ने, सदिश गुणा किया। अब हम देखते हैं इसकी RHS। तो इसकी जो RHS है वो क्या है, A क्रॉस B और प्लस का A क्रॉस C। तो देखो अब हम लेंगे इसकी RHS। RHS से RHS क्या है, A क्रॉस B और प्लस का A क्रॉस C। तो पहले हम देखते हैं A क्रॉस B, सदिश गुणा है, सारणी से करेंगे। तो सारणी की पहली पंक्ति क्या आएगी आपके पास, I कैप J कैप और K कैप। सारणी की दूसरी पंक्ति A के अदिश घटक। तो स्टार्टिंग में आपको प्रश्न में दे रखा है जो A के अदिश घटक है वो क्या है, A1 A2 और A3। फिर आएगा B का अदिश घटक। तो B का अदिश घटक क्या हो जाएगा, B1 B2 और B3। तो ये तो है आपके पास A क्रॉस B। इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे A क्रॉस C। तो A क्रॉस C क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति I कैप J कैप और K कैप, दूसरी पंक्ति A के अदिश घटक। तो A के अदिश घटक क्या है, A1 A2 और A3। फिर आएंगे C के अदिश घटक। तो C के अदिश घटक है C1 C2 और C3। तो ये है A क्रॉस B और ये है A क्रॉस C। अगर हम RHS की बात करें तो इन दोनों का क्या है, योगफल है। तो आप इन दोनों का योग कर दो। तो इन दोनों का योग करेंगे अपन, तो A क्रॉस B और प्लस का फिर है A क्रॉस C। तो इन दोनों का योग करेंगे तो A क्रॉस B क्या है, I कैप J कैप और K कैप। फिर A1 A2 A3 B1 B2 B3 प्लस A क्रॉस C। A क्रॉस C की पहली पंक्ति क्या आएगी, I कैप J कैप K कैप, उसके बाद में A1 A2 A3 और इसी प्रकार से C1 C2 और C3। ये है आपकी RHS। अब देखो LHS और RHS दोनों क्या होगी, बराबर। तो यहाँ पे आप देखो कि ये तो है इसकी RHS। अगर हम LHS देखें तो ये रही, देखो इसकी LHS, दोनों के दोनों क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पे आपको प्रसार नहीं करना पड़ा। अगर आप यहाँ पे प्रसार करने लग जाते तो ये प्रश्न बहुत बड़ा हो जाता आपके लिए, क्योंकि देखो संख्याएं होती हैं तो उनको प्रसार से क्या सरल हो जाती हैं। अभी संख्यात्मक मान तो है नहीं, अल्फाबेटिकली है, तो यहाँ पर प्रसार करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये सारणी की जो प्रॉपर्टी है ये आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं है, पूरी एक्सरसाइज इस पर आधारित है। 4 की एक्सरसाइज जो आप पढ़ोगे सारणी किसके अंदर, आयु जो आप आयु के बाद में जो सारणी आएगी उसके अंदर पूरी प्रॉपर्टीज आएंगी, जिसमें ये तो छोटी सी प्रॉपर्टी है इसकी एक। तो ये आपके लिए सबके लिए इजी काम होगा। बस यहाँ देख लो कि अगर सारणी की, जैसे मान लो कि दोबारा से देख लो, जैसे यहाँ पे अवयव हैं आपके पास x y और z। ये है a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस ए। और तीसरा है मान लो यहाँ पे p q और r। अब देखो सारणी की जो दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए। तो दूसरी पंक्ति अब दो पदों के योगफल के रूप में लिखी गई है। तो आप इसको दो अलग अलग सारणी के योग के रूप में कर सकते हो। कैसे कर सकते हो भाई, इसमें आप क्या करेंगे, इसके अंदर देखो, जैसे पहली पंक्ति जो है वो है अभी मैंने लिखी थी x y और z। दूसरी है a प्लस का b प्लस का c और c प्लस का a। और तीसरी मैंने लिखी है p q और r। अब इसी सारणी को आप क्या लिख सकते हो, इसी सारणी को आप लिख सकते हो देखो पहली और तीसरी पंक्ति में कोई अंतर नहीं आएगा। तो पहली पंक्ति x y और z, तीसरी पंक्ति p q r, तो p q और r प्लस अगले के अंदर भी यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा, x y और z और उसके बाद में p q और r। जो बीच वाली पंक्ति है जिसमें अवयव योगफल के रूप में लिखे गए हैं, वहां पर पहली पंक्ति पहली सारणी के अंदर तो पहला अवयव आ जाएगा तो a b और c। तो यहाँ तो आ गया a b और c। और दूसरी के अंदर दूसरा आ जाएगा तो b c और a। तो ये है b c और a। यही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज की थी, उससे अपने को क्या नहीं करना पड़ा, अपने को प्रसार नहीं करना पड़ा था। बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।